नमस्कार दोस्तों। अमृता प्रीतम जी की रसीदी टिकट का भाग 3 आपके सामने फिर से हाजिर है। 16वां साल। 16वां साल आया एक अजनबी की तरह, पास आकर भी एक दूरी पर खड़ा रहा। मैं कभी चुपचाप उसकी ओर देख लेती, वह कभी मुस्कुरा कर मेरी ओर देख लेता। घर में पिताजी के सिवाय कोई नहीं था, वह भी लेखक जो सारी रात जागते थे, लिखते थे और सारे दिन सोते थे। माँ जीवित होती तो शायद 16वां साल और तरह से आता, परिचितों की तरह, सहेलियों दोस्तों की तरह, सगे संबंधियों की तरह। पर माँ की गैर हाजिरी के कारण ज़िंदगी में से बहुत कुछ गैर हाजिर हो गया था। आसपास के अच्छे बुरे प्रभावों से बचाने के लिए पिताजी को इसमें ही सुरक्षा समझ में आई थी कि मेरा कोई परिचित ना हो, न स्कूल में कोई लड़की, न पड़ोस का कोई लड़का। 16वां बरस भी इसी गिनती में शामिल था और मेरा ख्याल है इसलिए वह सीधी तरह घर का दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आया था, चोरों की तरह आया था। वह कभी किसी रात मेरे सिरहाने की खुली खिड़की में से होकर चुपचाप मेरे सपनों में आ जाता, या कभी दिन के समय जब मेरे पिता को सोए हुए देखता तो वह घर की दीवार फांद कर आता और मेरे कमरे के कोने में लगे हुए छोटे से शीशे में आकर बैठ जाता। घर किताबों से भरा हुआ था, बहुत सी किताबों का वातावरण धार्मिक था, समाधि में लीन ऋषियों की भांति। पर कई ऐसी ऐतिहासिक पुस्तकों का वातावरण ऐसा भी था जिनमें किसी मेनका या उर्वशी के आगमन से ऋषियों की समाधि भंग हो जाती थी। यह दूसरे प्रकार की पुस्तकें ऐसी थीं जिन्हें पढ़ते समय उनकी किसी पंक्ति में से निकलकर अचानक मेरा 16वां बरस मेरे सामने आ खड़ा होता था। लगता था यह 16वां बरस भी जैसे किसी अप्सरा का रूप था जो मेरे सीधे सादे बचपन की समाधि भंग करने के लिए कभी अचानक मेरे सामने आ खड़ा होता था। कहते हैं ऋषियों की समाधि भंग करने के लिए जो अप्सराएं आती थीं उसमें राजा इंद्र की साजिश होती थी। मेरा 16वां बरस भी अवश्य ही ईश्वर की साजिश रहा होगा, क्योंकि इसने मेरे बचपन की समाधि तोड़ दी थी। मैं कविताएं लिखने लगी थी और हर कविता मुझे वर्जित इच्छा की तरह लगती थी। किसी ऋषि की समाधि टूट जाए तो भटकने का शाप उसके पीछे पड़ जाता है। सोचो, का शाप पीछे पड़ जाता है। पर 16वें वर्ष से मेरा स्वाभाविक संबंध नहीं था, चोरी का रिश्ता था। इसलिए वह भी मेरी तरह मेरे पिता के आगे सहम जाता था और मेरे पास के परे होकर हटकर किसी दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो जाता था और उसे छिपाए रखने के लिए मैं एक क्षण को मनमर्जी की कविता लिखती थी, दूसरे क्षण फाड़ देती थी और पिता के सामने फिर सीधी सादी और आज्ञाकारी बच्ची बनकर खड़ी हो जाती थी। मेरे पिता को मेरे कविता लिखने पर आपत्ति नहीं थी, बल्कि काफ़ी रदीफ की बात मुझे मेरे पिता ने सिखाई थी। केवल उनका आग्रह था कि मैं धार्मिक कविताएं लिखूं और मैं आज्ञाकारी बच्ची की तरह वही दकियानूसी कविताएं लिख देती थी। उम्र के 16वें साल में हर विश्वास पारंपरिक होता है और इसलिए दकियानूसी भी। इस तरह 16वां वर्ष आया और चला गया। प्रत्यक्ष रूप में कोई घटना नहीं घटी, वास्तव में यह वर्ष आयु की सड़क पर लगा हुआ खतरे का चिन्ह होता है कि बीते वर्षों की सपाट सड़क खत्म हो गई है। आगे ऊंची नीची और भयानक मोड़ों वाली सड़कें शुरू होनी है और अब माता पिता के कहने से लेकर स्कूल की पुस्तकें कंठस्थ करने, उपदेश को सुनने मानने और सामाजिक व्यवस्था को आदर सहित स्वीकार करने के भोले भाले विश्वास के सामने हर समय एक प्रश्न वाक्य का खड़ा होगा। इस वर्ष जाना पहचाना सब कुछ शरीर के वस्त्रों की तरह तंग हो जाता है। होंठ जिंदगी की प्यास से खुश्क हो जाते हैं। आकाश के तारे जिन्हें सप्तऋषियों के आकार में देखकर दूर से प्रणाम करना होता था, पास जाकर छू लेने को जी करता है। इर्द गिर्द और दूर पास की हवा में इतनी मनाहियाँ और इतने इनकार होते हैं और इतने विरोध कि सांसों में आग सुलग उठती है। जिस हद तक यह सब औरों के साथ होता है, मेरे साथ उससे तिगुना हुआ। एक आसपास की मध्य श्रेणी का फीका और रस्मी रहन सहन, दूसरे माँ के न होने के कारण
हर समय मनाहियों का सिलसिला, और तीसरा पिता के धार्मिक अगुआ होने की हैसियत में मुझ पर भी अत्यंत संयमी होने रहने की पाबंदी। इसलिए 16वें वर्ष से मेरा परिचय उस असफल प्रेम की तरह था जिसकी कसक सदा के लिए कहीं पड़ी रह जाती है, और शायद इसलिए वह 16वां वर्ष भी अब जिंदगी के हर वर्ष में कहीं न कहीं शामिल है। इसके रोष का पूरा रूप मैंने इसके बाद कई बार देखा। 1947 में देश के विभाजन के समय भी देखा। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मूल्य कांच के बर्तनों की भांति टूट गए थे और उनकी खुरचें लोगों के पैरों में बिछी हुई थी। ये खिरचें मेरे पैरों में चुभी थीं और मेरे माथे में भी। जिंदगी का मुंह देखने की भटकन में मैंने उसकी तपिश के साथ कविताएं लिखी, जिस तपिश के साथ कोई 16वें वर्ष में अपने प्रिय का मुख देखने के लिए लिखता है। और इसी तरह फिर पड़ोसी देशों के आक्रमण के समय, वियतनाम की लंबी यातना के समय, चेकोस्लोवाकिया की विवशता के समय। मेरा ख्याल है जब तक आँखों में कोई हसीन तसव्वुर कायम रहता है और उस तसव्वुर की राह में जो कुछ भी गलत है उसके लिए रोष कायम रहता है, तब तक मनुष्य का 16वां वर्ष भी कायम रहता है, खुदा की ज़ात की तरह हर सूरत में। हसीन तसव्वुर एक महबूब के मुंह का हो या धरती के मुंह का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यह मन के 16वें वर्ष के साथ मन के तसव्वुर का रिश्ता है, और मेरा यह रिश्ता अभी तक कायम है। खुदा की जिस साजिश ने यह 16वां वर्ष किसी अप्सरा की तरह भेज कर मेरे बचपन की समाधि भंग की थी, उस साजिश में ऋणी, क्योंकि उस साजिश का संबंध केवल एक वर्ष से नहीं है, मेरी सारी उम्र से। मेरा हर चिंतन अब भी कुछ कुछ समय के बाद मेरे सीधे सादे दिनों की समाधि भंग करता रहता है। सब्र संतोष से जिंदगी के गलत मूल्यों के साथ की हुई सुलह उस समाधि की तरह होती है जिसमें आयु अकारत चली जाती है, और मैं खुश हूँ मैंने समाधि के चैन का वरदान नहीं पाया, भटकन की बेचैनी का शाप पाया है। और मेरा 16वां वर्ष आज भी मेरे हर वर्ष में शामिल है। सिर्फ अब इसका मुंह अजनबी नहीं रहा, सबसे अधिक पहचान वाला हो गया है, और अब इसे चोरी से दीवारें फांद कर आने की ज़रूरत नहीं है। यह हर विरोध के खुले बंदों को पछाड़ कर आता है, केवल बाहरी विरोध को नहीं, मेरी आयु की 50वें वर्ष के विरोध को भी पछाड़ कर, और उसके सब लक्षण अब भी उसी प्रकार है। जब भी इर्द गिर्द का सब कुछ तन के कपड़ों की भांति रूह को तंग लगता है, होंठ जिंदगी की प्यास से खुश्क हो जाते हैं, आकाश के तारों को हाथ से छूने को जी करता है, और कोई अन्याय चाहे दुनिया में किसी से और कहीं भी हो, उसके विरुद्ध मेरी सांसों में आग सुलग उठती है। उसका साया एक लंबा और सांवला सा साया था। जब मैंने चलना सीखा तो मेरे साथ चलने लगा। एक बार एक बेगाना गांव था और मैं सोचने लगी, गांव बेगाना है, लेकिन वो क्यों बेगाना नहीं। तब मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी और लगा जिस पवन में उसकी आवाज़ मिल गई थी उस पवन में से एक महक आने लगी थी। उसे भी उस गांव से लौट आना था, और मुझे भी। उसके लिए वो भी उतना ही बेगाना गांव था जितना मेरे लिए, और किसी ने बताया उसे भी उसी शहर लौटना है जिस शहर मुझे लौटना है। जाने किस कालिदास ने अचानक मेघ भेज दिए जो पूरे 2 दिन और 2 रातें बरसते रहे। तीसरे दिन जब हम सभी लोग जितने भी उस गांव में एक समागम में गए थे लौटने लगे, तो गांव की पगडंडी पानी में डूबी हुई थी। खेतों की मेड़ पर चलते चलते हमें कोई 5 मील चलना था, और फिर लोपोकी गांव से हमें लाहौर जाने के लिए बस मिल जानी थी। करीब 15 लोगों का एक काफिला सा था। मैं सबको थोड़ा थोड़ा जानती थी, सिर्फ एक वो था जो उस समय तक मेरे लिए अजनबी था। मैंने बादलों की तरफ इस तरह देखा जैसे वो एक मुश्किल वक्त में बहुत काम आए हों। ज़रूर यही कालिदास के पास आए होंगे, इसी का दूत बनकर इसी के पास जाने के लिए, और आज उन्होंने मेरा रास्ता लंबा कर दिया था। और सूरज की हल्की सी रोशनी में जब उसका साया पीछे की ओर पड़ता तो मैं उस साये में चलने लगती, और ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मैं ज़रूर उसके साये में चलती रही हूँ, शायद पिछले जन्म से। रास्ते अलग होने थे,
आखिर जो लाहौर पहुंचकर अलग हो गए। उन उदास दिनों में एक बार मैंने किसी से कहा, उसे अगर कोई बुलाए तो वो आ जाएगा। उसने जवाब दिया, अगर तुम बुलाओ तो सारे काम छोड़कर आ जाएगा। अच्छा, कभी उसे कहना। बस इतना कहा था और कहने वाले का करम कि एक दिन वो आ गया। मेरी दहलीज़ों ने पहली बार उसके कदम छुए। इस तरह हफ्ते गुजर जाते, महीने गुजर जाते, कोई समागम होता तो मैं साहिर की आवाज़ सुन सकती थी। और जब कभी वो आ जाता, मेरी काली रातें भी सपनों के पैरों तले चांदनी बिछा देती। एक दिन वो आया तो उसके हाथ में एक कागज़ था, उसकी नज़्म का। उसने नज़्म पढ़ी और वो कागज़ मुझे देते हुए जाने क्यों उसने कहा, इस नज़्म में जिस जगह का जिक्र है वो जगह मैंने कभी नहीं देखी, और नज़्म में जिस लड़की का जिक्र है वो लड़की कोई नहीं। मैं कागज़ लौटाने लगी तो उसने कहा, यह मैं वापस ले जाने के लिए नहीं लाया। तब रात को आसमान के तारे मेरे दिल की तरह धड़कने लगे, और फिर जब मैं कोई नज़्म लिखती लगता मैं उसे खत लिख रही हूँ। अचानक कई पतझड़ें एक साथ आ गईं। उसने बताया कि अब उसे मेरे शहर से चले जाना है। रोटी रोज़गार का तकाजा था, और उस शाम उसने पहली बार मेरी नज़में मांगी और मेरी एक तस्वीर मांगी। फिर अखबारें किताबें जैसे मेरे डाकिये हो गए, और मेरी नज़में मेरे खत हो गईं उसकी तरफ। तीसरा अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी गई है। नमस्कार, शुक्रिया।